टाइम था 5 फरवरी 2022 का, जब ईरान की सड़कों पर एक व्यक्ति टहल रहा था। लेकिन वहां आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे सिर्फ इसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये नॉर्मली वहां पर नहीं घूम रहा था। जबकि इसके हाथ में काफी सारे बाल मौजूद थे और बालों से जुड़ा हुआ एक सिर इसके हाथ में था। उसके नीचे धड़ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक महिला के सिर को वो उठाकर वहां पर गलियों में घूम रहा था। और सवाल ये उठता है कि कौन था ये बंदा और किसके सिर को ये इस तरीके से उठाकर यहाँ पर घूम रहा था। इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगले वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर घटा क्या था, कौन था वो बंदा और किसके सिर को उठाकर वो यहाँ पर सड़कों पर घूम रहा था। तो ये सारी ही घटना शुरू होती है 24 दिसंबर 2004 को, जब ईरान में मोना हैदरी का जन्म होता है। इसके माता पिता ने अपनी बच्ची की परवरिश बिल्कुल उसी तरीके से की जैसा कि हर माता पिता करता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। लेकिन जैसे ही वो 12 साल की होती है तो उसके एक कजन के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद उसे अपने घर भेज दिया गया था, लेकिन उसके ससुराल में जाने के करीबन 1 साल बाद ही वो वापस अपने घर वालों के पास आती है और उसने ये बात कहनी शुरू की कि जो उसका पति है वो उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारता है। वो हर टाइम पता नहीं किसी भी बात को लेकर उसे मारने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये बंदा उसे मारता क्यों है और उसे वापस उस घर में नहीं जाना है। तो मोना के उसके घर वालों ने समझाना शुरू किया कि बेटा तुम अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हो, सिर्फ तुम 12 साल की हो, तो तुमने कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की होगी जिसके कारण कि तुम्हारा पति तुम्हें पीट देता होगा। और ईरान में अगर बालिग होने की उम्र को देखा जाए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 13 साल के बच्चे को ही बालिग मान लिया जाता है। और अब तो वो करीबन 13 साल की हो ही चुकी थी। और जैसे ही मोना आकर अपने घर वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में बताती है तो उसके घर वालों ने उसे अच्छे से समझा कर कि ध्यान दो अपनी बातों पर, तुमने कोई ना कोई गलती की होगी और यही कारण है कि तुम्हारा पति कभी कभार तुम्हें पीट देता होगा। ये सारी बातें समझाकर उसके घर वाले उसे वापस भेज देते हैं। और जाकर मोना सारी की सारी चीजों पर ध्यान रखती है कि पिछली बार उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण उसके पति ने उसे पीटा था, उसे ये गलती दोबारा से नहीं दोहरानी है। लेकिन उसका पति का तो बिल्कुल वही हाल था, वो फिर भी उसे पीटता रहता है। वो अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए मोना काफी ज्यादा मेहनत करती है, हर बात वो अपने पति की माना करती थी, लेकिन फिर भी उसका पति कभी न कभी उसके ऊपर हाथ उठा ही दिया करता था। और अब वो तंग आकर दोबारा से वापस अपने घर वालों के पास अपने मायके में आ जाती है। अपने माता पिता को, अपने चाचा चाची को, अपने पूरे ही परिवार वालों को ये बात बताने लगती है कि ये अब दोबारा से उस घर में नहीं जाने वाली है। उसके पति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। वो आंखें बंद करके इसे मारने लग जाता है, बेफुजूल में भी वो मारता है। और इसका कारण उसने काफी बार अपने पति से पूछा भी था, लेकिन कारण बताने की बजाय उसका पति दोबारा से उसे मारने लग जाया करता था। और इसी तरीके से तंग आकर वो वापस इस टाइम अपने घर पर आ चुकी थी। तो उसके घर वालों ने समझाना शुरू किया कि बेटा, शादी हो जाने के बाद पति पत्नी को मिलकर रहना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से तुम अपने पति की बातों को नहीं समझ पा रही हो तो उसे समझने की कोशिश करो। वो बेचारा पूरा का पूरा दिन घर से बाहर रहता है, काफी ज्यादा वो मेहनत करता है और यही कारण है कि उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया होगा। तो तुम्हें अपने पति की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और आगे चलकर शादी के बाद इस तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें परिवार में चलती रहती है। तो अब घर वालों की ये सारी बातें सुनकर मोना भी मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं अपने घर को बचाने की कोशिश करती हूँ, और ये बात बोलकर वापस चली जाती है। लेकिन वहां का बिल्कुल इसी तरीके का रवैया था। और अभी तक मोना करीबन 17 साल की हो चुकी थी। अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसके पति ने भले ही उसके ऊपर ध्यान ना दिया हो, लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसकी जिंदगी में बच्चा आएगा, उसका पति भी बच्चे को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। वो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी में मेहनत करेंगे। और उसके बाद क्या है, इसके पति का इन सारी ही चीजों से ध्यान हट जाएगा कि उसे कभी कभार इसे पीटना भी है, क्योंकि खर्चे जैसे ही बढ़ेंगे तो वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान देगा। आपस में वो दोनों मिलकर घर पर काम किया करेंगे
करेंगे, एक दूसरे को समझने की वो लोग कोशिश करेंगे। इसी तरीके के मोना अपने दिमाग में काफी सारे ख्याल बना रही थी और यही सारी बातें सोचते सोचते वो अपने काम पर लग जाती है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसकी डिलीवरी हो जाती है और उनके घर पर एक बच्चा हो जाता है। वो अपने बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके पति सज्जाद को देखा जाए तो वो अभी भी इसे लगातार पीटता रहा करता था। वो इस बात से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसने अपने घर वालों को बताना शुरू किया और आखिर में मोना के घर वाले भी यहाँ पर आ पहुंचते हैं कि हाँ भाई, तेरे को आखिरकार दिक्कत क्या है? पहले भी तू इसे पीटा करता था, हम लोगों ने लड़की को अच्छे से समझा दिया था कि कोई बात नहीं, घर में इसी तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं, आपस में तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन पिछले काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन तेरे अंदर तो किसी भी तरीके का सुधार आ ही नहीं रहा है। मेन दिक्कत क्या है? आखिरकार तू इसे क्यों मारता है? आज हमें डिटेल से बता ही दे। और उसके बाद सज्जाद मोना के घर वालों से माफी मांगने लगता है कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आगे से मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बात के लिए मोना के घर वाले भी राजी हो जाते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। यही बातें सोचकर वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं। और इस समय तक मोना भी इंटरनेट चलाने लगी थी, वो सोशल मीडिया का यूज करने लगी थी। पूरा का पूरा दिन जब भी वो खाली हुआ करती थी घर पर, तो वो सोशल मीडिया चला लिया करती थी। और मोना के घर वाले जब यहाँ पर आए थे, उस टाइम के करीबन 8-10 महीने बाद सज्जाद का फिर से वही रवैया होने लगता है। वो मोना को अक्सर पीटने लगता है बेवजह से। और इस टाइम तक मोना की फेसबुक पर काफी सारे लोगों से दोस्ती हो चुकी थी और उन्हीं में एक था तुर्की का रहने वाला अली। उसने अली को सारी की सारी चीजें बताई कि यार, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, पिछले काफी दिनों से ये लगातार बातें करते आ रहे थे। और उसके बाद मोना ने अपनी पूरी ही कहानी अली को बतानी शुरू की कि कुछ इस तरीके से मेरे माता पिता आए थे, इसे समझा कर गए थे, पहले भी ये बहुत ज्यादा मारा करता था और उसके बाद हमारे घर पर बच्चा हुआ, मुझे ये बात लगती थी कि शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो मेरे माता पिता आए थे उसके बाद ये काफी दिनों तक सही रहा था, लेकिन आज के अगर हालात देखे जाएं तो ये तो अपने पुराने कारनामों को दोबारा से दोहराने लगा है। मैंने अपने घर वालों को भी काफी बार कह लिया है और वो लोग कभी कभार इसके पास फोन कर देते हैं, इसे अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत वाला बंदा है वो यही है। मेरे माता पिता ने काफी बार इसे अच्छे से समझाया है, लेकिन ये उस टाइम तो मान जाता है, अगर उसी टाइम अगर ये ना माने तो हो सकता है मेरे घर वाले मुझे अपने साथ भी ले जाएं। लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो वो लोग भी सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मेरा घर ना टूटे, हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल आराम से चलती रहे। और एक माता पिता को चाहिए भी तो क्या। तो अली ने अब ये बात कही कि जो तुम्हारा पति है उसे तुम्हारी वैल्यू का बिल्कुल भी नहीं पता है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास यहाँ पर तुर्की में आ जाओ, अगर तुम यहाँ पर कुछ एक दिन बिताओगी तो उसके बाद हो सकता है इसकी अकल ठिकाने आ जाए और हो ये भी सकता है कि तुम्हें यहाँ पर तुर्की का ही माहौल पसंद आ जाए। और वैसे भी तुम्हारा पति तो तुम्हें काफी बुरे तरीके से मारता है, मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ मेरे पास आ सकती हो। मोना पिछले काफी दिनों से अली से लगातार बातें करती आ रही थी। मोना को इस बारे में पता था कि अली का बिहेवियर किस तरीके का है, ये बंदा किस तरीके का है। तो आखिर में वो तुर्की उसी के पास चली जाती है और वहां पर जाकर अपनी जिंदगी के अगले काफी दिन वहां पर बड़े ही मजे से बिताती है। इस टाइम दूसरी तरफ सज्जाद अपने काम पर गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आता है, वापस आकर उसने अपने पूरे ही घर को छान मारा, लेकिन वहां पर उसके बेटे के अलावा और कोई भी नहीं था। और अब उसे ये बात लगने लगी कि कल रात को भी मैंने उसे काफी बुरे तरीके से मारा था, तो हो सकता है वो मुझसे नाराज होकर अपने मायके में चली गई होगी। तो सज्जाद मायके में जा पहुंचता है उसके और वहां पर जाकर पूछने लगता है कि मोना कहाँ पर है। लेकिन वहां पर उसके ससुराल वालों ने भी इनकार कर दिया कि हमारी लड़की तो यहाँ पर आई ही नहीं। और उसके बाद सज्जाद काफी ज्यादा चिंता करने लगता है कि पता नहीं उसकी वाइफ गई तो गई कहाँ पर। लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद उसे इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी वाइफ तुर्की जा चुकी है और इस टाइम वो अली नाम के इस बंदे के साथ रहती है। तो सज्जाद अपनी ससुराल में जाता है, वहां पर जाकर मोना के घर वालों से ये बात कहता है कि वो इस तरीके से आज के टाइम में उस जगह पर रहती है, तो वो मेरे साथ तो आने से रही, तो प्लीज आप लोग जाकर उसे ले आइए। और इस टाइम तक मोना के घर वाले भी सज्जाद से काफी ज्यादा तंग आ चुके थे कि हमारी लड़की तेरे कारण ही वहां पर गई है और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आगे
आगे की जिंदगी तेरे साथ बिताए। तो अब हमें हमारे हालातों पर छोड़ दो, हम आगे की चीज़ों को अपने आप ही संभाल लेंगे। जिसके तौर पर मोना के पिता और उसके चाचा तुर्की चाह पहुंचते हैं और वहां पर जाकर मोना से आराम से बैठकर बातचीत करते हैं। और मोना भी ये बात कहती है कि मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही है। जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर बड़े ही आराम से मिल जाती है। ये मेरा दोस्त अली है और इसके साथ मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही है। लेकिन जैसे तैसे कर उसे समझा कर उसके पिता और उसके चाचा उसे वापस ईरान ले आते हैं और ये बात कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें वापस उस व्यक्ति के साथ वहाँ पर नहीं भेजने वाले हैं, तुम अपने घर पर रहियो, तेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहेगा, जैसा तू रहना चाहती है वैसे तू आराम से रह सकती है। और दूसरी तरफ सज्जाद को इस टाइम तक काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो काफी सारे कॉल मोना के पास किया करता था, उसे धमकाया करता था और सारी की सारी यही चीजें मोना ने अपने घर वालों को भी बता दी थी। और उसके बाद मोना के घर वालों को भी गुस्सा आने लगता है कि इस बंदे को सुधरने के हम लोगों ने काफी सारे मौके दे दिए हैं, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि इसे और मौके मिलने चाहिए। जिसके चलते मोना को वो लोग तुर्की से सबसे पहले तो ईरान लेकर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सज्जाद के खिलाफ मोना केस दर्ज करवाने लगती है। और इसी टाइम सज्जाद को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चल जाता है कि उसकी वाइफ उसके खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहती है और केस दर्ज करवाने के लिए आज वो पुलिस स्टेशन जाने वाली है। कब वो जाने वाली है, कहाँ पर, कौन से पुलिस स्टेशन वो जाएगी, इन सारी ही चीजों के बारे में उसने पहले से ही पता लगा लिया था। और उसके बाद क्या था, वो अपने छोटे भाई हैदर को अपने साथ लेता है और उसी रास्ते के बीच जाकर खड़ा हो जाता है जहां से कि मोना गुजर कर जाने वाली थी। तो जैसे ही मोना की गाड़ी आती है वो लोग उसे वहीं पर रुकवा लेते हैं और उसके बाद मोना को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर पर लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर सज्जाद अपने उन्हीं पुराने कारनामों को अंजाम देने लगता है। जैसे कि वो अपनी वाइफ को पीटा करता था, वो सबसे पहले तो उसे पीटता है और उसके बाद पता नहीं उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा कहां से भरकर आ चुका था कि वो अपने सबसे पहले किचन में जाता है और उसके बाद एक चाकू वहां से उठा कर लाता है। और उसके बाद सबसे पहले वो लोग मोना को नीचे बैठाते हैं और उसके बालों को पकड़कर वो अपने भाई हैदर को पकड़ा देता है। और उसके बाद मोना की तरफ गुस्सैल भरी निगाहों से देखते हुए अपने हाथ में जो उसने वो चाकू ले रखा था वो उसकी गर्दन पर मार देता है। उसने उसके धड़ को उसके सिर से अलग कर दिया और इस टाइम उसका दूसरा भाई हैदर पीछे से उसके बालों को पकड़े हुए था, जिसके चलते उसका जो धड़ था वो नीचे वहीं पर गिर जाता है और दूसरी तरफ जो उसका सिर था, उसके भाई ने जो उसके बाल पकड़ रखे थे वो उसके हाथ में ही रह जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी वाइफ के बालों को खुद हाथ में लेता है, एक हाथ में वो चाकू लेता है और उसके बाद अपनी गली में निकल पड़ता है। एक तरफ तो उसने बालों को पकड़ रखा था उसके कटे हुए सिर के साथ और दूसरे हाथ में उसने इस टाइम चाकू ले रखा था। वो लगातार गलियों में इसी तरीके से घूमता जा रहा था। एक काफी ज्यादा खतरनाक उसके फेस पर इस टाइम स्माइल थी और जितने भी लोग वहां आसपास घूम रहे थे पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि ये बंदा अपने हाथ में एक कटा हुआ सिर लेकर दूसरे हाथ में चाकू लेकर यहाँ से गुजर रहा है तो काफी सारे लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया था। और काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद जिन्होंने कि वहां पर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। आज भी वो वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण आप लोगों को मैं वो वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि वो वीडियो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। जब वो इस तरीके से सड़कों पर घूम रहा था तो कुछ ही देर बाद पुलिस वाले वहां पर आते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं, सिर को अपनी हिरासत में लेते हैं, चाकू को भी उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया था और उसे पकड़कर अपने साथ वो लोग ले जाते हैं। दूसरी तरफ मोना की फैमिली को भी इस बारे में पता चल चुका था कि उसने कुछ इस तरीके का कांड रच दिया है, तो उसके पिता और उसके चाचा वहां पर उसके पास जा पहुंचते हैं और सज्जाद से उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की कि हाँ भाई, जो तूने आज ये कांड किया है इसका असल कारण क्या है, इतने भी तुम क्या गुस्सा थे उससे कि तुमने इतनी ज्यादा बेरहमी से उसे मार डाला। इन सारी ही चीजों के बारे में मोना के पिता और मोना के चाचा सज्जाद से इस टाइम पूछना चाहते थे, लेकिन सज्जाद बिल्कुल सुन्न हो चुका था, वो किसी से कुछ भी बातें नहीं करना चाहता था। और उसके बाद इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है। अगर ईरान के कानून को अगर देखा जाए
जाए तो वहाँ पर एक ऐसा कानून मौजूद है कि अगर कोई बंदा किसी परिवार के दूसरे परिवार के सदस्य को मार देता है तो दूसरे परिवार के पास ये हक होता है कि वो लोग इनके परिवार के किसी भी सदस्य को मार सकते हैं। और इसके तौर पर इस टाइम मोना के परिवार वालों के पास ये हक था कि वो लोग सज्जाद को मौत की सजा दिलवा सकते थे। लेकिन ये सारी घटना घट जाने के बाद भी मोना के पिता ने और उसके चाचा ने ये बात कही कि हम लोग किसी भी सजा के बारे में बात करने से पहले या फिर किसी भी केस को इसके ऊपर चलाने से पहले हम लोग सज्जाद से पहले बात करना चाहते हैं। और वो लोग सज्जाद के पास जाकर बातें करने लगते हैं कि हमें पता है कि तूने बड़े ही बेरहमी से हमारे बच्चे को मार डाला है, हमारे पास जो कानून है उसके बारे में तू भी काफी अच्छे से जानता है, तो अब हम लोग पहले ही ये बात जान लेना चाहते हैं कि आखिरकार तूने इस कांड को अंजाम क्यों दिया है। और उसके बाद सज्जाद ने सारी की सारी बातें मोना के पिता को और उसके चाचा को बतानी शुरू की। उसने बताया कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था कि वो तुर्की चली गई, किसी और व्यक्ति के साथ रहती थी और आखिरकार मेरी वाइफ होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब वो अली नाम का बंदा जिसके साथ की इस टाइम मोना रहा करती थी वो इसके काफी सारे अश्लील फोटो मेरे पास भेजा करता था। ये बात कहा करता था कि तूने इस लड़की की अच्छे से देखभाल नहीं की, इसकी इज्जत नहीं की और यही कारण है कि आज इसे यहाँ पर आना पड़ा और आज इसकी जिंदगी देख पूरे मजे ये कर रही है। और काफी सारी अश्लील तस्वीरें वो उसके साथ अपनी खींचकर मेरे पास भेज रहा था। उन सारी ही चीजों को देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात का पता चल रहा था कि ये लड़की वहां पर जाकर काफी सारी अय्यासियां कर रही है। और अगर देखा जाए मेरे आस पड़ोस वालों को तो वो तो लगातार मुझसे सिर्फ एक यही बात बोल रहे थे कि तुझसे तेरी वाइफ भी नहीं संभल पाई। मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर आस पड़ोस में हो चुकी थी और यही कारण था कि मुझे अब उससे काफी ज्यादा घिन आने लगी थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। मेरी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो चुकी थी, पड़ोस वालों के सामने बेइज्जती हो चुकी थी और यही कारण है कि जब मैंने उसकी गर्दन को काट डाला था तो मैं उसकी गर्दन को उठाकर उस चाकू को उठाकर यहाँ पर सड़कों पर घूम रहा था ताकि मेरे पड़ोस वाले इन सारी ही चीजों को देख पाए कि जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उसका अंजाम ऐसा कर दिया है और आगे से ऐसा अंजाम को देखकर वो लोग कम से कम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और यही कारण था कि मैंने आज उसकी ऐसी हालत कर दी है। इन सारी ही चीजों को डिटेल से जान लेने के बाद मोना के माता पिता ने और उसके चाचा चाची ने यही बात कही कि उस लड़की की भी काफी हद तक गलती थी। हाँ, इस बंदे ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार किए थे लेकिन आखिर में जो उस लड़की ने कदम उठाया है वो काफी ज्यादा गलत था। इसकी जो बेइज्जती यहाँ पर इसके आस पड़ोस में हुई है उसकी भरपाई ये जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। और जो वो कानून है हमारा जिसके तौर पर हम लोग इसकी जान ले सकते थे हम इसकी अब जान नहीं लेना चाहते और जो कुछ भी कोर्ट में जज साहब इसे सजा देंगे हमें वही कबूल होगी। यही सारी बातें बोलकर सारी की सारी चीजें वो लोग कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। जज ने इस केस को पूरा डिटेल से देखा और उसके बाद सज्जाद को 8.5 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस क्राइम में उसका भाई हैदर भी शामिल था जिसके चलते उसे भी 3.5 साल की सजा सुनाई जाती है। और कुछ इस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी ही वाइफ को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ पर असल गलती किसकी थी, सज्जाद की या फिर मोना की, जो कि उसे काफी ज्यादा बेरहमी से मारा पीटा करता था और बाद में वो किसी और जगह पर जाकर कुछ इस तरह के कारनामे करने लगती है। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और खास तौर पर इसकी एंडिंग के बारे में, जो मोना के परिवार वालों ने ये बात कही कि हम लोग इसे जीवन दान देते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि इसको भी इसी तरीके से मार दिया जाए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इस केस के एक्चुअल वीडियो को देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट शबा खान को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।